हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमको पढ़ना है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और उसके क्षेत्र, और जनसंख्या वितरण और उसके प्रभावित कारक, और जो क्या कारक हैं उसके वो है भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभाव या परिणाम, और जनसंख्या परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, प्रकार कारक, और जो इसके कारक हैं वो है प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, और जनसंख्या का जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, जो मतलब हमसे प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, उसको जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मतलब जो हमसे प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं लोग, उनकी जो संख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब अगर हमको किसी जगह का जनसंख्या घनत्व निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल। मतलब हमारी जितनी जनसंख्या है वहाँ की वो लिख लेंगे, और जो वहाँ का क्षेत्रफल है, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, वो लिख लेंगे। और इसको, जो ये सूत्र है, इसको क्या कहते हैं? इसको फिजियोलॉजिकल घनत्व विधि कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो क्षेत्र है वो उच्च घनत्व क्षेत्र है, और मध्यम घनत्व क्षेत्र है, और निम्न घनत्व क्षेत्र है। तो जो उच्च घनत्व क्षेत्र है उसको सघन आबाद भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सघन आबाद के बारे में लिखिए, तो वो मतलब पूछ रहा होगा उच्च घनत्व क्षेत्र। तो इसमें क्या आता है? इसमें 200 वर्ग, मतलब जो 200 व्यक्ति हैं वो वर्ग किलोमीटर में होने चाहिए। इसमें ये कौन सा देश है इसमें उच्च घनत्व वाले? ये है उत्तर पूर्वी, मतलब जो उत्तर पूर्व है अमेरिका वो है, दक्षिण पूर्व यूरोप है, और दक्षिण पूर्वी एशिया है, और नील नदी की घाटी है। और मध्यम घनत्व क्षेत्र मतलब जो मीडियम साइज है उसमें लोगों का, तो उसको मध्यम आबादी भी कहते हैं। 11 से 15 व्यक्ति रहते हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। तो वो कौन से देश है? वो दक्षिण भारत, पूर्व चीन, और पूर्व यूरोप, और नॉर्वे, स्वीडन। और निम्न घनत्व वाला मतलब विरल आबाद, इसमें निम्न है, मतलब 1 से कम ही है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जो वो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है। शीत मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, और उच्च वर्षा के क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण में क्या है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, मतलब जो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं, कि जो लोग फैले हुए हैं उसी को ही कहते हैं। अब जो विश्व है, विश्व की जनसंख्या का 90% भाग है, मतलब कि जो 90% भाग है उस इसमें मात्र 10% क्षेत्र पर निवास करते हैं। मतलब जो हमारे पूरा जो पृथ्वी है उसमें जो जनसंख्या है उसका 90% सिर्फ 10% भाग पे ही रहती है। और विश्व की जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है, मतलब कि वो अदला बदला रहता ही है। विश्व की लगभग 7% जनसंख्या 10% क्षेत्र पर निवास करती है। मतलब 10% देश है जिसमें 60% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की, जिसमें जो 6 देश हैं एशिया महाद्वीप में स्थित है। 6 देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप में, और जो बाकी 2 देश है वो चीन व भारत विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। मतलब जो चीन और भारत है में है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है विश्व की। अब हम देखते हैं जनसंख्या वितरण के प्रभावित कारक, क्योंकि हमें कारक भी देखने हैं। तो इसके 3 कारक है: भौगोलिक, जिसको प्राकृतिक कारक कहते हैं, आर्थिक कारक, और सांस्कृतिक कारक। जो भौगोलिक कारक है उसमें जलवायु है, मिट्टी है, भू आकृति, धरातल है, जल की उपलब्धता। और जो आर्थिक कारक है वो खेती बाड़ी, यातायात के साधन, उद्योग, नगरीकरण, खनिज। और जो सांस्कृतिक कारक है वो धार्मिक, राजनीतिक और शांति है। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि, मतलब किसी एक टाइम पे उसके दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन, मतलब किसी एक टाइम जैसे 1 वर्ष उसमें जो परिवर्तन हुआ उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक मतलब जनसंख्या वृद्धि होगी, और ऋणात्मक मतलब जनसंख्या घटेगी। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास पर प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है आर्थिक विकास पर। तो इससे भोजन की समस्या आती है, स्वास्थ्य में भी कमी होती है, और कृषि पर भी दबाव होता है, क्योंकि कृषि के पे दबाव होगा, और बेरोजगारी होती है, निम्न जीवन स्तर हो जाता है, और बचत में भी कमी होती है, और आवास की समस्या होती है। वो तो ऑब्वियसली बात है कि आवास मतलब रहेंगे कहाँ लोग जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या ह्रास, मतलब जनसंख्या की कमी के परिणाम। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, और जनसंख्या घटेगी तो क्या होगा। अगर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं
तो हम देखते हैं संसाधनों पर अत्यधिक भार होगा अगर वृद्धि होगी तो, और विकास की गति में भी बाधा होगी, जनसंख्या के भरण पोषण में भी कमी होगी, संसाधनों का तेजी से घटना होगा और प्रदूषण भी ज़्यादा होगा क्योंकि गाड़ियाँ चलेंगी। और जनसंख्या ह्रास मतलब कि कमी से उत्पन्न समस्याएं क्या होंगी, तो वो होंगी संसाधनों का पूर्ण उपयोग न होना, उपयोग नहीं होगा उनका, देश का भविष्य चिंता और निराशा में डूबेगा, और जो समाज की आधारभूत संरचना है वो भी अस्थिर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है, लाइबेरिया, और सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो लेटविया, और किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। मतलब जो छोटे छोटे देश होते हैं पानी से चारों तरफ घिरे हुए होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, वो है अफ्रीका। अब हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक, तो इसके घटक 3 हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। और इधर ये साइड में मैंने लिखा है कि 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 वर्ष लगे थे जनसंख्या को, और 6 अरब से मतलब 5 अरब से और 6 अरब होने में 12 वर्ष ही लगे हैं। देखो कितनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और अभी मैंने यहाँ पे 2 देश लिखे हैं, एक तो उच्च वृद्धि वाले देश और निम्न वृद्धि वाले। जो उच्च वृद्धि वाले देश है वो लाइबेरिया जो 8.2% है, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, और जो निम्न वृद्धि वाले हैं वो लेटविया, एस्टोनिया, अल्बानिया और जर्मनी, पुर्तगाल, रूस। अब हम देखते हैं जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। तो प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं, मतलब जो जीवित शिशु हैं उनकी दर को जन्म दर कहते हैं, और प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे मृत शिशुओं की दर को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर इनकी गणना प्रति 1,000 मतलब प्रति 1,000 प्रतिवर्ष की दर से की जाती है, और ये जो मृत्यु दर है इसकी भी गणना प्रति 1,000 प्रतिवर्ष की दर से की जाती है। और जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तो इसको धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं, और अगर मृत्यु दर जन्म दर से ज़्यादा हो जाती है तो इसको ऋणात्मक कहते हैं। मतलब कि जन्म दर मतलब कि ज़्यादा जन्म हो जाते हैं बच्चों का तो धनात्मक होगी, और ज़्यादा मृत्यु हो जाती है देश में तो ऋणात्मक वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जो जन्म दर है उसको हम कहते हैं द क्रूड बर्थ रेट, मतलब इसको बर्थ रेट कहते हैं, इसको CBR भी कह सकते हैं। तो एक वर्ष में जितने भी बच्चे या देश में लोगों की संख्या होगी तो उसको वो ऊपर रखेंगे और बट्टे में टोटल जनसंख्या मतलब टोटल कितनी पॉपुलेशन है और गुना कर देंगे 1,000 से, तो हमारा जन्म दर निकल जाएगा किसी भी जगह का। और अगर मृत्यु दर है इसको निकालना हो तो इसको कहते हैं द क्रूड डेथ रेट, इसको CDR भी कह सकते हैं। तो एक वर्ष में जितने मृत लोग हैं उनकी संख्या और बट्टे में टोटल जनसंख्या और गुना 1,000, तो हमारी मृत्यु दर निकल जाएगी। अब हम देखते हैं प्रवास क्या होता है। तो मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। वो स्थायी भी हो सकता है या अस्थायी तौर पर भी हो सकता है। और अब हम देखते हैं कि जो उद्गम स्थान होता है वो होता है जहाँ से लोग गमन करते हैं, मतलब चलते हैं, मतलब जहाँ से जाते हैं उसको हम उद्गम स्थान कहते हैं। और एक होता है गंतव्य स्थान, जहाँ पर लोग आगमन करते हैं, मतलब जहाँ पर आते हैं तो उसको गंतव्य स्थान कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ तक हो सकता है, ये गाँव से गाँव तक जा सकते हैं, गाँव से नगर में जा सकते हैं, नगर से नगर तक जा सकते हैं और नगर से गाँव तक भी जा सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रवास के कारक। तो प्रवास के जो कारक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। जो प्रतिकर्ष कारक है उसको आप्रवास कहते हैं और अपकर्ष कारक को उत्प्रवास भी कह सकते हैं। और जो प्रतिकर्ष उसमें क्या आता है, उसमें बेरोजगारी होती है, रहन सहन निम्न दशा होती है, राजनीतिक उपद्रव होते हैं, इसके कारण जाते हैं लोग बाग बाहर, और प्रतिकूल जलवायु, महामारियां, शांति, लड़ाई झगड़ा होता है, इस कारण भी जाते हैं लोग बाहर। और इसमें अपकर्ष में मतलब आकर्षित होता है उससे, मतलब काम का बेहतर अवसर मिलता है तो इसलिए लोग बाग एक जगह से जाकर दूसरी जगह पे जाके बस जाते हैं। वहाँ की रहन सहन की दशा अच्छी होती है, वहाँ पर शांति रहती है, सुरक्षा रहती है, अनुकूल वातावरण रहता है, मतलब वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, इसलिए भी लोग वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रवास के प्रकार। तो प्रवास 4 प्रकार के होते हैं। एक मौसमी प्रवास होता है, ग्रामीण प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास। अब हम देखते हैं जनसंख्या का जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत। और जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग, मतलब जो ये सिद्धांत है इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, मतलब किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है उसका वर्णन किया जाता है, और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान, मतलब कि पहले से अनुमान लगा लिया जाता है कि हमारी भविष्य की जनसंख्या का, तो इसके लिए किया जा सकता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या जननांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में हम पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें, उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर होती है प्रथम अवस्था में, धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होती है, जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है, और जो लोग हैं वो अधिकतर अशिक्षित होते हैं, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और इस पिछड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब जो ये अर्थव्यवस्था है ये पिछड़ी है, इसमें जनसंख्या कम होती है, और खुशहाली के समय तो मृत्यु दर कम होती
होती है और जो आपदा के समय मृत्यु दर अधिक हो जाती है। और जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है तो कृषि होता है, इसमें कृषि होती है ज़्यादातर। और प्रौद्योगिकी मतलब जो हमारे उपकरण होते हैं वो सब भी निम्न होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी अवस्था। इसमें प्रारंभ में तो उच्च प्रजननशीलता होती है, मतलब समय के साथ और प्रजननशीलता घटती जाती है और इसमें जो स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार हो जाता है थोड़ा बहुत। और इस अवस्था में औद्योगिक क्रांति के कारण, मतलब जो औद्योगिक क्रांति होती है उसके कारण जो लोगों का रहन सहन है वो भी ऊंचा हो जाता है, मतलब उसका भी स्तर ऊंचा हो जाता है। और नगरों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं, मतलब जो नगर हैं, शहर हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं आ जाने से जो मृत्यु दर है वो भी धीरे धीरे कम हो गई है और जो जन्म दर है वो भी ऊंची होने लगी है। अब है तृतीय अवस्था। इसमें जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो दोनों ही घट रही हैं और जनसंख्या या तो स्थिर है या फिर धीमी धीमी गति से बढ़ रही है। और जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर नगर में रहना पसंद कर रही है और शिक्षित भी हो रही है। और जो तकनीकी ज्ञान है, मतलब कि जो आजकल ये हमारा प्रौद्योगिकी ज्ञान है वो भी बढ़ता जा रहा है और जन्म दर तो घट रही है, घटती और बढ़ती दोनों ही रहती हैं वहाँ पर। और जो नगरीय वृद्धि है वो भी बढ़ रही है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है थॉमस मार्थन्स के जनसंख्या नियंत्रण पर विचार। मतलब कि जो एक ये मतलब वैज्ञानिक थे थॉमस मार्थन, इनके क्या विचार थे। तो थॉमस मार्थन्स ने 1993 में अपने सिद्धांत में कहा था, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य पूर्ति की अपेक्षा में अधिक तेजी से बढ़ेगी और जो जनसंख्या में अधिक वृद्धि का परिणाम अकाल, मतलब अगर अधिक वृद्धि होगी तो उसमें अकाल, बीमारी, युद्ध द्वारा गिरावट आएगी और जनसंख्या वृद्धि रोकने से संसाधनों की जो सतत पोषणीय है वो बनी रहेगी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और अगर आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैंने इसका पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आई बटन में भी दे दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।